हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर से आपके मेजबान। जो लफ्ज मुझे बिल्कुल आता था, ऐसा नहीं है कि किसी ने क्यों किया हो या किसी ने बताया हो इस लफ्ज के बारे में, और हम ये दूसरी दफा कर रहे हों। जाहिर बात है, प्रोफेशनल हैं हम लोग, तो हमें ये लफ्ज आने चाहिए। आपके मेजबान हाजिर हैं। उजैर यूनुस, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सीनियर तारीख दान बन चुके हैं, ये लफ्ज़ मुझे मैं याद करके आया था आज। सीनियर तारीख दान, तो जब आप सीनियर हो जाते हैं तो अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए उर्दू में। कंग्रेचुलेशन शहजाद, आपकी भी किताब प्री ऑर्डर लिबर्टी बुक्स पे आ चुकी है। ज़रा प्रीव्यू दें ऑडियंस को कि किस टॉपिक पर है किताब। कवर तो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा है। जी जी। तो ज़रा प्रीव्यू दें और लोगों को बताएं कि क्या आपने तारीख क्या लिखी है पाकिस्तान की। देखिए, मैं कोई इतना बड़ा तारीखदान तो नहीं हूँ कि मैं तारीख लिख सकूं पाकिस्तान की। मैंने बस कुछ लम्हे चुने हैं तारीख के, और उन लम्हों का जिक्र किया है कि अगर उन लम्हों में हम कुछ और फैसले ले लेते तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। तो जिस तरह 92 मार्वल वर्ल्ड की। कप भी, शुरुआत 92 वर्ल्ड जी कप जी के जी तारीख भी जी, बिल्कुल उससे वो की है। खत्म मैंने उस पे किया है कि अगर वो मनहूस इयन बॉथम उस दिन जीरो पे आउट ना होता तो पाकिस्तान की पाकि, तारीख इस वक्त बड़ी मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान का मुल्क बर्बाद करने में ना सबसे ज्यादा अंग्रेजों का हाथ है। वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हो या वो 92 की इंग्लैंड टीम हो, तो हम फिरंगियों पे और फेयर ब्रदर पे दोनों पे लानत भेजते हैं। 92 वर्ल्ड कप भी जो है वो मगरबी साजिश थी जी पाकिस्तान के जी, खिलाफ। ये फेयर ब्रदर्स जो है ना हमारे, इन लोगों ने हमारा मुल्क बहुत बर्बाद किया। जरा आप बताएं, डीसी की हवाएं कैसी चल रही हैं? डीसी की हवाएं अभी ठीक चल रही हैं। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है यहाँ पर, लेकिन ऑफ कोर्स जो मेन इशू है वो अभी भी कॉन्फ्रंटेशन जारी है ट्रंप इंतज़ामिया के साथ। रेंजर्स डिप्लॉयड हैं। इंटरेस्टिंग, अभी थोड़ा सा काम डाउन हो गया है लेकिन रेड्स चल रही हैं और एक्टिविटी जो है वो पीक पर है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है शहजाद, एक तरह से हमने थोड़े टाइम पहले बात की थी जब मुझे याद है पाकिस्तान में क्रैकडाउन अफगान रेफ्यूजीज पे शुरू हुआ था। तो किस तरह नान वाले और जो मेन स्ट्रीम ब्लू कॉलर लेबर था जो काम करते थे, वहाँ रेड्स पड़ रही थी और अचानक से लोगों को मालूम हुआ कि भाई ये लोग तो बड़े ज़रूरी इंपॉर्टेंट लोग थे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है शहजाद के। डिलीवरी ड्राइवर्स, डोर डैश, उबर ईट्स के जो हैं उन्हें उठाया जा रहा है डिलीवरी करते हुए या डिलीवरी से पहले आइस की तरफ से। लैंडस्केपर्स हैं, उन्हें उठाया जा रहा है। उसने एक दिन पिछले हफ्ते मैं गाड़ी चला के जा रहा था तो एक नाका लगा हुआ था, तो साइड में गाड़ी जो ट्रक खड़ी थी वो एक लैंडस्केपिंग कंपनी की ट्रक थी और कागजात चेक हो रहे थे। तो इस तरह की रेड्स हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप सिर्फ वाशिंगटन में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में एक इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं, इंक्लूडिंग इन रेड स्टेट्स लाइक आर्कनसॉ, जहाँ पे डेयरी फार्मर्स अब कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारे डेयरी फार्म्स पे कोई काम करने वाला नहीं बचा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लोग काम करने नहीं आ रहे। तो ये चल रहा है यहाँ पर। उज़ैर, सिंस हम अमेरिका से शुरू हो चुके हैं, अमेरिका ने तो अब कह दिया है कि अब तो मुस्की ही हो चुकी हो। अमेरिका की थोड़ी वो सुनील शेट्टी वाइब्स आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया को मुबारक हो, तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो, दुआ है हमारी। तो ट्रंप ने तो ये कह दिया कि रशिया और चाइना की गोदी में बैठ चुका है इंडिया, तो डार्केस्ट होल्स अब एंजॉय करे। बिल्कुल, अब वो उनकी ट्रूथ सोशल की पोस्ट थी और अभी मतलब रिकॉर्डिंग से पहले मैं क्लिप देख रहा था। हावर्ड लटनिक जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वो कह रहे हैं कि अमेरिका, भारत जो है, इंडिया, वो मिडल वावल है बिटवीन रशिया एंड चाइना। ही वाज रेफरिंग टू ब्रिक्स। और अगर आपको चॉइस पिक करना होगी, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि या तो आप वावल रहे हैं बिटवीन रशिया एंड चाइना, या आप अपने सबसे बड़े जो कंज्यूमर हैं, जो आपकी सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, उसके साथ खड़ा हों। तो ये हार्डनिंग ऑफ द स्टैंस है, पब्लिक में है, बैकग्राउंड में कोशिशें जारी हैं कि ब्रेक थ्रू हो किसी तरह। मैं नहीं समझता कि विदाउट ट्रम्प मोदी फ़ोन कॉल ब्रेक थ्रू हो पाएगा। अब सारा मसला ये है कि ट्रम्प मोदी फ़ोन कॉल के अंदर जो स्ट्रैटेजी है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, वो उस तरह की होनी चाहिए जैसे कल रात को खाने पर टेक सीईओज ने स्ट्रैटेजी दिखाई कि टिम कुक, मार्क जकरबर्ग वगैरह वगैरह ने जिस तरह शुक्रिया अदा किया बार बार डोनाल्ड ट्रंप का। तो आपने शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अब किस चीज़ का शुक्रिया अदा करेंगे वो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप
शुक्रिया अदा बहुत दफ़ा नहीं करेंगे फ़ोन कॉल में तो आपको उस तरह की डील नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। और आई थिंक बात उसी पे अटकी हुई है कि ईगो जो है वो बीच में आ चुका है कि भारत का वजीर आज़म, और बिल्कुल जायज़ ईगो है मेरे नज़दीक, कि वो क्यों बार बार शुक्रिया अदा करें अमरीकी सदर का। वो नहीं करना चाहते, और जब तक वो नहीं करना चाहते तब तक ये जो इशू है ये बढ़ता रहेगा। हम इंडिया की बात कर ही रहे हैं तो मैंने सबसे दिल्ली के सीन्स देखे। कनॉट प्लेस डूब चुका था। यमुना रिवर जो है मेरे ख्याल से थर्ड हाईएस्ट अपनी जिंदगी का पहुंच चुका है। दिल्ली की मेट्रो भी जो है उस तक पानी आ रहा था। तो दिल्ली के विजुअल्स वैसे ही थे जो हमने पिछले हफ्ते कराची, सियालकोट, लाहौर भी देखे। तो हमारी खुद की जो हाल है वो तो सियासत के नजर हो जाते हैं। बट आई थिंक लुकिंग अक्रॉस द बॉर्डर, जहां आप शायद पीटीआई, पीपीपी, पीएमएलएन को गाली देके ना सो सकें, तो पाकिस्तानियों को रियलाइज होना चाहिए कि भाई अब ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है। इट्स नॉट जस्ट के चार लोग कमीने हैं और इनको हटा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और शहजाद, इस पे सिर्फ आई थिंक दिल्ली का नहीं बल्कि जो डिस्कोर्स है एक तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिजेंबल करता है पाकिस्तान का डिस्कोर्स भी। फॉर एग्जांपल, जो नॉर्थ की फ्लडिंग हुई वहाँ पर, तो आपको रिवर्स के अंदर लॉग्स नज़र, सैंडलवुड, लकड़ी या नज़र आने लगी। सैंडलवुड पड़ा हुआ था हिमाचल प्रदेश वगैरह सैंडलवुड, में। तो वो इलीगल डिफॉरेस्टेशन या समंदर ने बारिशों की वजह से रिवर्स के अंदर आपको नज़र आया। जो डेवलपमेंट हुई है अनप्लान्ड, गुड़गांव अगर जो देखें तो गुड़गांव के जो सीन्स थे, हॉरिफिक सीन्स थे पानी खड़ा होने के, ट्रैफिक जैम्स के। मैं एक वीडियो देख रहा था तो एक जो है कि वो कंपेयर कर रहे थे न्यूज़ रिपोर्ट में गुड़गांव वर्सेस नोएडा। अब उस न्यूज़ रिपोर्ट में और हमारे जो कुछ थोड़े बहुत भारतीय व्यूअर्स रह गए बैन के बाद से, वो करेक्ट कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ उस रिपोर्ट के बारे में, कि वो कह रहे थे कि नोएडा जो है वो एक प्लान्ड जो है डेवलपमेंट थी, उसकी एक यूनिफाइड मैनेजमेंट है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन सही तरह बनाए गए थे। लो लाइंग एरियाज में बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन नहीं की गई थी, तो नोएडा में वाटर फ्लो आपको बेहतर नज़र आया। गुड़गांव जो है वो डूब गया। गुड़गांव जो है वो लो लाइंग एरिया में जहाँ पानी एक ज़माने में बहा करता था वहाँ बनाया गया। स्टॉर्म वाटर ड्रेन सही तरह नहीं बनाए गए, लेकिन धड़ाधड़ जो है वो ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर्स, रेजिडेंशियल एरियाज बना दिए और वो डूब गया। लेकिन जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी शहजाद, अब मैंने शेयर भी की थी एक ग्रुप पे आपके साथ भी, कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फेंस है वो अंडर वाटर आ गया। तो नेचर ने जो है वो एक बड़ा यूनिक सा मैसेज दिया है कि डज नॉट केयर फॉर योर बॉर्डर्स और फॉर योर फेंसेस और फॉर योर लाइन ऑफ कंट्रोल्स। वो अपना स्पेस रिक्लेम करेगा और बड़ी तेज़ी से करेगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आपको मई, मार्च में, अप्रैल में ड्राउट नज़र आएगा इन्हीं रिवर्स के अंदर, और अगस्त सितंबर में फ्लड्स नज़र आएंगे इन्हीं रिवर्स के अंदर। तो अगर आप प्लान नहीं करना चाहते टू अकाउंट फॉर व्हाट इज कमिंग एंड वर्क टुगेदर, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मैसेज, देन ऑल ऑफ योर पीपल विल सफर। या आई थिंक इट्स अ ग्रेट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन द आर्टिफिशियलिटी ऑफ बॉर्डर्स के। आप बैठ जाएं अफसर बन करके, ये तीन रिवर तुम्हारे, तीन रिवर, दो रिवर मेरे। नेचर नहीं भाई ऐसे काम करता। आप जितनी इंसान कोशिश कर ले कि हम डाइवर्ट कर लेंगे, इंडिया ने भी बड़ी कोशिश की कि यार डाइवर्ट कर लेंगे। अभी जब वॉर मॉन्गरिंग चल रही थी तब भी हुआ कि पानी एक बूंद नहीं जाने देंगे, रोक लो। हाँ रोक लो भाई और आप जो देखें कि कश्मीर दोनों तरफ का सैलाब ज़दा, हम्म, पंजाब दोनों तरफ का सैलाब ज़दा, भारतीय पंजाब के अंदर एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फ्लड हिट। अब सिंध में बारिशें इस वीकेंड से शुरू होंगी तो सिंध में सैलाब का खदशा है क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम रिवर फ्लो वैसे ही बढ़ रहा है। तो आप देखें कि ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ये अंडर स्ट्रेन है। इसको आपने जिस तरह मैनेज किया है बड़े बुरे तरीके से मैनेज किया, और अब सब कुछ जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। एंड आई थिंक एट द सेम टाइम सोचना होगा लोगों को दोनों तरफ कि ये एक शेयर्ड इकोसिस्टम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 22 में पाकिस्तान में सैलाब आए तो भारत सेफ रहेगा, और 25 में भारतीय पंजाब पूरा डूब जाए तो पाकिस्तानी पंजाब सेफ रहेगा। ये रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, रिलेटेड ज्योग्राफी है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और ये जो सोल्यूशन है कि जी डैम बना दें, पानी रोक देंगे, मैंने तो कुछ भारतीय चैनल्स पे देखा सेलिब्रेशन चल रही थी कि जब पाकिस्तानी पंजाब में सैलाब आ रहा था कि देखें पाकिस्तान डूब रहा है और पानी छोड़ो और पानी छोड़ो। तो भाईजान, जब आप पानी नॉर्थ से छोड़ेंगे तो पहले आपके पंजाब में आएगा इन रिवर्स का पानी।
और उसे डुबाते हुए फिर ठीक है पाकिस्तानी पंजाब भी डूब जाएगा, लेकिन इस तरह की अप्रोच अगर आप रखेंगे तो तबाही और बर्बादी जो है वो 200 300 400 मिलियन लोगों की इस पूरे खत्ते में होगी। Yeah, and I think dams in some places have actually exacerbated the problem because जब वो सारा पानी एक साथ छोड़ते हैं तो दैट इज व्हाट द स्ट्रगल हैपेंस। इस तरह रावी पे हमारे पास डैम नहीं है, जाहिर बात नहीं है, रावी हमारा नहीं है। तो इस वक्त जब चेनाब बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है तो रावी का पंजनाद पे वो फ्लो नहीं आ रहा। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक डैम होता तो वो जो सारा पानी अभी आया है वो स्पिलवेज एक ही टाइम खुलते, बिकॉज आप डैम नहीं तोड़ते, आप खोल देते हो जब पानी भर जाता है। देर इज नो अदर ऑप्शन। डैम कोई मैजिक नहीं है। तो वो वुड हैव बिकम अ रियली स्केरी सिचुएशन राइट नाउ एट पंजनाद, बट बिकॉज वो एक रिवर अपना टाइम लेकर पानी कई जगहों पे खड़ा हुआ है, जा रहा है, स्लोली जा रहा है। तो पंजनाद पर इस वक्त फ्लड सिचुएशन नहीं है, बट द फोरकास्ट इज ग्रिम। कुछ बारिशें आ रही हैं, तो 7 to 9 एक स्टॉर्म आ रहा है, फिलीपीन से ओरिजिनेट हुआ है, जो सिंध को हिट करेगा, कोस्टल लाइंस को भी हिट करेगा। साथ ही साथ ये जो सारा पानी है अभी पंजाब में ये भी नीचे आ रहा है। तो अल्लाह रहम करे, सिंध में इवैक्यूएशंस हुई हैं, बट ये अभी हम 5 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दुआ करें प्लीज, खुदा का वास्ता है। 7 to 9 द फोरकास्ट फॉर सिंध लुक्स ग्रिम। Yeah, it's going to be hopefully it skirts, but again जिस तरह की बारिशें पूरे सीजन में हुई हैं, we should, and I think जो disaster management authorities हैं वो anticipate and are planning for the worst, which I think is the right approach. तो अगर आप सुन रहे हैं या आपके जानने वाले हैं जो evacuation zones में हैं या evacuation orders आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप evacuate करें। अगेन ये भी बड़ा होता है कि लोग evacuate नहीं करते और उससे फिर बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं टू गेट यू आउट, टू गिव यू रिलीफ। तो प्लीज़ अगर आप इवैक्यूएशन जोन में हैं, लो लाइंग एरियाज में हैं, ठीक है मुश्किल का वक्त है, बट यू शुड इवैक्यूएट एंड लिसन टू डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हु आर ट्राइंग टू गेट यू आउट ऑफ डेंजर। जीरो एक्सक्यूजेस फॉर पीपीपी। अगर हम अगले हफ्ते ये कर रहे होंगे और सिंध में जानों का नुकसान हुआ होगा तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे उनकी। बिकॉज अगर उजैर और मुझे पता है कि ये होने वाला है और रिस्क है, तो गवर्नमेंट को अगर ना पता हो एंड इफ देर कॉट ऑफ गार्ड, इट वुड जस्ट बी क्रिमिनल। आई थिंक इस वक्त हमें मीडिया जो भी हैं सब कुछ यूज करना चाहिए टू मेक श्योर कि जो जो एरियाज स्पेशली रिवर के पाथ में हैं उनको एवैक्यूएट किया जाए। फुली एग्रीड। अच्छा जी। अफगानिस्तान की बात करें। या वो ट्रेजेडी, आई थिंक 1400 डेथ टोल। जस्ट ऑल आवर 250 थॉट्स एंड याद प्रेयर्स। आज मैं सुबह पढ़ रहा वाओ। था 2200, यस। All our thoughts and prayers with the people of Afghanistan यार, it's horrific। एंड अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं वहाँ पर, पूरा का पूरा आई थिंक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। ऑब्वियसली अफ़गान तालिबान के पावर में आने के बाद इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से फंडिंग कट्स हुई। अफ़गान तालिबान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंटरनेशनल एनजीओज़ के ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट करने में। कैपेसिटी कम हो गई, एंड यू नो नाउ दिस ट्रेजेडी हैज़ हिट एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन अ बिग वे। अगेन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि असिस्टेंस जाए वहाँ पर और अफ़गान तालिबान भी रिकंसिडर करें अपनी अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल वर्क एंड अलाउइंग पीपल इन, बिलखसूस जो हैं ख़वातीन की असिस्टेंस और लड़कियों की असिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगेन वहाँ पर जिस तरह का सिस्टम बनाया गया है, स्कूल्स, एक्सेस टू मार्केट्स, रोल इन पब्लिक लाइफ, तो जब डिज़ास्टर इस तरह का आता है तो जो एक्सक्लूडेड लोग हैं, ख़वातीन, हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन इन अ प्लेस लाइक अफगानिस्तान, उनकी तो कोई वॉइस ही नहीं है सिस्टम में, तो उनके पास रिलीफ किस तरह आएगी, कौन देगा। अगेन आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके अंदर के आप किन लोगों को आने देंगे अपनी सोसाइटी के अंदर टू प्रोवाइड रिलीफ, तो बड़ा मुश्किल होगा मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, बट वी होप के ओवर द कमिंग डेज सिचुएशन इम्प्रूव हो, लेकिन बहुत ही ग्रिम सिचुएशन एंड द विजुअल्स आर हॉरिफिक हॉरिफिक। आई थिंक 2005 में जब पाकिस्तान में आया था तो दुनिया भर से लोग आए थे हमारी मदद करने। टर्की में भी अर्थक्वेक आया तो पाकिस्तानी लोग गए, उनको कितनी इज्जत दी गई। यहाँ पर क्यूबन डॉक्टर्स आते हैं हर क्राइसिस में, उनको इज्जत दी जाती है। आई डू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू स्टेप अप एंड पाकिस्तान नीड्स टू डू अ बिट मोर। आई नो हमारी खुद की अभी इतनी ज्यादा क्राइसिस चल रही है कि थोड़ा मुश्किल होगा इसमें। उजैर, आई
would love your take on it because I'm a bit torn about it. अली अमीन गंडापुर ने रिलीफ भेजी अफगानिस्तान। अच्छा, इसमें जो उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाकर भेजी थी, उस पे क्रिटिसिज्म होना मेरे ख्याल से वैलिड है, बिकॉज जितना पीटीआई क्रिटिसिज्म मरियम नवाज पे कर रही है, अफगानिस्तान भी भेज रहे हो एड तो अपनी तस्वीर लगाकर भेज रहे हो, उस पे क्रिटिसिज्म वैलिड है। बट सम पीपल फ्रॉम द नॉर्थ वर आल्सो क्रिटिसाइजिंग गंडापुर के, एक बार जब हमें चाहिए आप हमें कुछ नहीं रिलीफ दे रहे, एड दे रहे, गिलगित बल्तिस्तान का हाल बुरा है या खैबर पख्तूनख्वा का हाल बुरा है, उस टाइम आप उधर एड भेज रहे हो अपने नंबर बढ़ाने के लिए। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई थिंक ऑफ दिस, उजैर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? आई एम नॉट श्योर इधर शहजाद, बिकॉज अगेन ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान के और भी बहुत सारे इलाकों में असिस्टेंस की ज़रूरत है। आई हैवंट लुक्ड इनटू दिस एट इन ग्रेट डिटेल, बट क्या ये जो एड दी गई है, क्या ऑलरेडी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के बजट में? क्या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी भी है कि वो बॉर्डर कंट्री में एड भेजे एज अ प्रोविंस? अगेन, फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन असिस्टेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूजुअल प्रोगेटिव होता है। तो आपने अगर भेजी है तो एक सवाल तो प्रोसेस पे भी बनता है। उससे पहले भी वो बात कर चुके हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से डिप्लोमेटिक टीम भेजेंगे तालिबान से गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर ये होता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करती टू कलेक्ट एड फॉर एवरीबडी अफेक्टेड, वेदर इट्स इन अफगानिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो उसका मैनेजमेंट बेहतर हो सकता था मेरे ख्याल में। बट अगेन, मेरा व्यू हमेशा से असिस्टेंस एड पे यही रहा है कि अपना दिल अगर आप एज ए सोसाइटी बढ़ा रखें तो रिसोर्सेज आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ पर और बुरे हालात हैं पाकिस्तान से। तो आप अगर कुछ एड भेज रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में होना चाहिए था ये कदम। बट ठीक है, कोई मसला नहीं है। तस्वीर पे हम ऑब्वियसली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अभी आज ही हम हमारी ये रिकॉर्डिंग से कुछ ही देर पहले किसी ने अंडा मारा है, दो लड़कियां थी, अलीमा खान को उन्होंने अंडा मारा है। बहुत ही गलत हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है। ये चीज़ें हिस्टोरिकली पॉलिटिक्स में हुई हैं, एंड आई थिंक लोग अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के अकॉर्डिंगली इनको सेलिब्रेट करते हैं। आई डू थिंक अभी मैंने जितना देखा है, बड़े जर्नलिस्ट हों, दूसरे पार्टी से एसोसिएटेड लोग हों, यूनानिमसली लोगों ने इसको कंडेम किया है, क्रिटिसाइज किया है, घटिया हरकत बोली है। आई थिंक दिस शुड ऑल्सो बी अ वेकअप कॉल फॉर स्पेशली पीटीआई, बिकॉज एहसन इकबाल को गोली लगी थी तो उन्होंने टीवी पे जाके सेलिब्रेट किया था। फजा से फेंक गिराई थी तो सेलिब्रेट किया था। इवन ये जो मॉब्स बना बना कर मरियम औरंगजेब को हार्म मदीना के करते अंदर हैं, नारे लगाए थे तो सेलिब्रेट किया या गया था। पूरी ये जो प्लानिंग करते हैं कि जहां जहां कोई जाएगा उसकी गाड़ी के पीछे भागेंगे, ये करेंगे, ये जो कल्चर बनाया है आपने, नॉट टू से कि पीटीआई इन्वेंटेड दिस, उससे पहले भी था, बट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है इस तरह की घटिया हरकतें। तो प्लीज यार, दूसरों के लिए भी मुश्किल नहीं है ये करना, ये बहुत घटिया हरकत थी। इसमें एक लास्ट चीज के, बहुत पीटीआई पेजेस ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस हेल्प्ड द टू वुमेन एस्केप, दैट्स नॉट ट्रू। दोस टू वुमेन हैव बीन अरेस्टेड, उस वक्त वो या लोग सक्सेसफुली भाग गई थी गाड़ी में बैठकर। पर ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस और गवर्नमेंट ने बैठकर ही पूरा प्लान बनाया। अब कंस्पिरेसी थ्योरीज भी शुरू हो गई हैं। सांस ले लिया करें भाई। नहीं, आई एग्री एंड आई थिंक ये जो तल्ख कलामी से ये बात शुरू होती है ना, जब आप दूसरों से बदतमीजी से बात शुरू करें और फिर कंडोन करें कि मॉबिंग समबडी, हम्म। उनके मुंह में जाके कैमरा घुसा के नारेबाजी करना, मस्जिद नबवी में नारे लगवाना, ये सारी चीज़ें जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो फिर अगेन पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो उस तरफ जाने लगेगा। कल की वीडियो आपने ही मुझसे शेयर की थी, अलीमा खान बड़ी बदतमीजी से एक जर्नलिस्ट से बात कर रही थी। वो भी गलत है कि जब वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं तो आप उन्हें ऐसे बदतमीजी से बात जवाब देनी है। आपने जवाब नहीं देना, आप नो कमेंट कहते हैं और आप आगे बढ़ें। ठीक है, अमेरिका में बार बार होता है, वो जैसे जटेओ के दो तीन रिपोर्टर्स हैं, उनकी रोज़ की वीडियो आ रही होती है, वो कैपिटल हिल में जो है वो पीछे माइक लेके घूम रहा होता है किसी ना किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर के पीछे। प्रेम ठाकर है मेरे ख्याल में उस जर्नलिस्ट का नाम। वो बार बार सवाल करता है कि आपने इस बात पे जवाब क्यों नहीं दिया, आपका क्या व्यू, आपका क्या हुआ। वो चल रहे होते हैं, वो कहते हैं नो कमेंट नो कमेंट, या थोड़ा सा कमेंट दे देते हैं एंड देन ही इज डन। ठीक है, आप भी वैसा ही करें।
अब आपको तल कलामी करने की क्या ज़रूरत है, या किसी और शख्स को अंडा मारने की क्या ज़रूरत है, या स्याही फेंकने की क्या ज़रूरत है? आई थिंक ये, यू नो, व्हेन यू डोंट हैव ability to debate with somebody, that's when you go to down to these levels, I think. And it's unfortunate कि ये इनके साथ हुआ, लीमा खान साहिबा के साथ. We should never condone any form of violence or harassment in the public sphere. नेवर तो ना बोलो, आई हैव वन एक्सेप्शन। Which one? George Bush? वो ठीक था। वो ठीक था। आई थिंक कोई अगर आपके मुल्क को 10 साल बॉम्ब करे तो उसको जूता मारना शायद, आई मीन अगर कोई Yes. नेतन्याहू को आज जूता मारे, विल आई मीन माई वी। व्यू ऑन दिस, आई अगेन, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है. मेरा व्यू है कि फ्री स्पीच जो है आप उसको कर्ब नहीं कर सकते. फ्री स्पीच एक बड़ा ब्रॉड गार्ड रेल होना चाहिए कि आपने अगर, मेरे ख्याल में, गाली भी निकालनी है तो आपका हक है. आई कंडेम द अब्यूजिंग ऑफ समबडी, बट दे हैव द राइट इन माई व्यू टू अब्यूज समबडी एज मच एज दे वांट. इट शुड बी पार्ट ऑफ फ्री स्पीच. लेकिन एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, माई व्यू ऑलवेज इज के इट शुड नॉट हैपन, वेदर इट्स जॉर्ज बुश और नेतन्याहू. आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दैट. आई थिंक We can disagree on that. That's fine. अगर किसी फलस्तीनी ने नेतन्याहू को चप्पल मारा, मैं तो नहीं कंडेम करूंगा। मैं तो नहीं करूंगा। इनफैक्ट दिल में शायद खुश भी हूं मैं इस बात पे। उजैर, क्या खबर है? किसी ने मुझे बताया, मैं कुछ और बिजी था, उसने बोला इमरान खान की कान में दर्द हो रहा है। मैं पहले परेशान हो गया, फिर बाद में न्यूज़ देखी कि कान में दर्द हो रहा था। तो क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा यार, दो रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग आई हैं. पहली एक रिपोर्ट तो टेलीग्राफ के अखबार की रिपोर्ट थी कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट देखी है और खान साहब इज सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो या इस कान में इश्यूज एक्सेट्रा. तो इंटरेस्टिंग था कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट थी. टेलीग्राफ की जो बाईलाइन है वो उनके मुंबई की कॉरेस्पॉन्डेंट की है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. इस दफ़ा विल एक्चुअली पोस्ट द लिंक, अगर किसी ने जाके वो रिपोर्ट देखनी है. मुझे हेडलाइन एग्जैक्टली याद नहीं है, अर्लियर इन द वीक की खबर थी. और उसके साथ साथ जो है, आज जो है या कल, जालमे खलीलजाद ने एक और ट्वीट की है कि उनके पास भी क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि खान साहब की तबीयत ख़राब है और उनको खाने में इंसुलिन दिया जा रहा है गालिबन, और वो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये जो है वो एक दो दिन से खबरें चल रही हैं कि खान साहब की तबीयत एक बार फिर जो है वो ख़राब हो गई है. अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना जो है वो हम बिलीव कर सकते हैं, वी नेवर नो. माय व्यू इज दैट अगर रिपोर्ट्स आए है? इवन फ्रॉम एन इंटरनेशनल रिपोर्टर, जालमे को मे बी आई कैन डिस्काउंट अ बिट, देन दे या शुड बी लुक्ड ऑन क्रेडिबली और हमें देखना चाहिए. बट अगर खान साहब की तबीयत ख़राब है तो माय व्यू इज़ के ही डिजर्व्स एंड इज़ इंटाइटल्ड टू द बेस्ट हेल्थ केयर. इज़ अ पब्लिक या लीडर एंड इन एनी केस रूल्स मौजूद हैं. कोई भी जेल में हो तो उसको मेडिकल केयर देनी चाहिए. जालमे खलीलजाद की ट्वीट का शुरू का पार्ट मैं पढ़ देता हूँ. कोर्ट, वो कहते हैं, आई हैव बीन रिलायबली इन्फॉर्म्ड दैट इमरान खान पीटीआई हैज सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज due to mistreatment in prison. The reported abuse includes lacing of his food with insulin, which I'm told can cause a heart attack. I am told that he is given mostly polluted water to drink, and his total isolation and the lack of air conditioning in his cell have contributed to the deterioration of his health. उसके बाद एक और पूरा पैराग्राफ है, लोग हम लगा देंगे, पढ़ लें. बट जालमे को मैं इतना क्रेडिबली नहीं देता बिकॉज उनकी सोर्स क्या है. ऑब्वियसली उन्होंने, ही इज़ नॉट अ रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, लेकिन जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट थी वाज कंसर्निंग टू मी. आई डोंट नो हम क्यों जालमे की ट्वीट भी डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। जो थोड़ी बहुत थी भी, जो अफगान में अफगानिस्तान वाज इम्पोर्टेंट, वो अब पिछले कुछ सालों में जीरो हो चुकी है। देन अपॉर्चुनिस्टिक अपने करियर के लिए वो बातें करते हैं। बट ऑफ कोर्स टेलीग्राफ की रिपोर्ट को वी शुड टेक अ बिट मोर सीरियसली। और ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है यार। इमरान खान के जो अपने डॉक्टर हैं, जो शौकत खानम के हैं, फैसल सुल्तान आई बिलीव नाम है उनका, आई थिंक सो. करवा दें एक चेकअप पूरा यार। क्या जस्ट दिस रिजीम जो है ना, ये मतलब हदें ही फैशिज्म की पार कर रही होती है। महारंग बलूच की भी आपने एक्सटेंड कर दी है। वो भी उनके लोग कहते रहते हैं भाई बहन के यार उनकी तबीयत खराब हो रही है। कितना मुश्किल है यार, एक इंडिपेंडेंट आप मेडिकल बोर्ड बना दें, जो जो भी प्रिजनर हो, पॉलिटिकल प्रिजनर हो, नॉर्मल प्रिजनर हो, वो जाकर चेक कर ले। स्पेशली पॉलिटिकल प्रिजनर्स का तो एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, उसमें ट्रस्ट वर्दी लोग रख दें, अपने लोग रख दें, हेल्थ मिनिस्टर जो भी,
जस्ट horrendous, मियाँ साहब का किया था horrendous. जब प्लेटलेट्स का इशू हुआ था, Yeah, मियाँ साहब का बोर्ड बैठा था, बोर्ड बिठा दें, वो पब्लिक डिस्क्लोज yeah. कर दे, एंड देन अगेन कुछ लोग होंगे जो उस दफा भी थे कि जी सारा ड्रामा है, ये है वो है, वो कहेंगे, लेकिन अगेन क्रेडिबल बोर्ड होगा, वी विल हैव द डेटा। एंड अगेन माय व्यू ऑलवेज इज के चाहे वो मारंग बलोच हो, चाहे खान साहब हो, या चाहे कोई और प्रिजनर हो जेल के अंदर, चाहे वो मर्डर के लिए अंदर क्यों ना हो, गिल्टी ऑफ मर्डर ही क्यों ना हो, उसके ही is entitled to, or she is entitled to, the best health care that the system can provide, because you are a prisoner of the government and the state of Pakistan, and the state of Pakistan has a responsibility to treat you for your illnesses. आई थिंक हमने नेशनल डिस्कोर्स बहुत ही गिरा दिया है, राइट? नवाज शरीफ का जेन्युइन प्लेटलेट्स का इशू था, उसको हमने एक नेशनल जोक बना दिया। वो अपनी बीवी की मौत पर रो रहे थे, वो मीम बनाकर इमरान खान ने स्पीच में मजाक उड़ाया, ये जेल जाते हैं तो उनका ये हाल हो जाता है। भाई, जो भी आपकी केस के बारे में राय है, जो भी आपकी सियासत के बारे में राय है, इंसानियत का काजा यही है कि मर रहा है अगर कोई, और जाहिर बात है जेल की कंडीशन मुश्किल होती हैं, आसान नहीं होती हैं। बेनजीर भुट्टो भी जब सक्खर जेल में थी, सक्खर की गर्मी में उनका परमानेंट ईयर इशू हो गया था। Everybody is entitled to seek medical help, and they should be given adequate medical assistance regardless of who they are and what you think of them. uh, Moving बलूचिस्तान की on. आपने जब बात कर दी तो मूव ऑन बलूचिस्तान पे करें। सुसाइड अटैक हुआ, स्ट्राइक की भी कॉल है, शेयर हम्म, विद अस व्हाट द लेटेस्ट इज शहजाद। उधर आज मुझे एजाज सैयद फील आ रही है, बिकॉज मुझे सुबह मेरी, तो उसी दिन दोपहर में मेरी अख्तर मंगल से बात हुई, तो उनके खिलाफ एक एफआईआर हो गई है। स्टेट के खिलाफ बोलने पर वो किसी चैनल पर गए थे जहां उन्होंने बात की, एक दो महीने पहले उसकी एक एफआईआर थी। तो इंटरेस्टिंग है कि मेरी उनके उस वही बात हुई दिन में, एंड देन रात को ये हो गया। सो बीएनपी मेंगल जो है, अख्तर मेंगल की पार्टी क्वेटा में, उन पर एक सुसाइड अटैक हुआ। 12 लोग आई बिलीव इज द नंबर, या एटलीस्ट तब तक वही नंबर था जो लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। फिर मेरी उनसे रात को भी बात हुई, सरदार अख्तर मेंगल से, आफ्टर द अटैक, टू चेक ऑन हिज हेल्थ। ही इज फाइन। ऐसे जो इश्यूज होते हैं उसमें कुछ नहीं पता होता किसने किया क्या किया। स्टेट प्रोपागेंडा तो यही शुरू हो गया है कि खुद करवाया है। स्टेट अगर हाउंड ऑलरेडी कर रहा है, एक एफआईआर है, तो स्टेट पर भी शक जाता है। बलूचिस्तान में बीएलए भी मौजूद है जो उनको एज पॉलिटिकल अपोनेंट देख सकते हैं। तो ये चीजें ना कभी पता चल सकती हैं, और अगर इसकी कोई रिसर्च की भी जाए, सॉरी, इसकी कोई तहकीक की भी जाए, तो कितनी बिलीवेबल होगी अगर हमें पुलिस जाकर बता भी दे कल को कि इन्होंने किया था वो किया था, उस पे एक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। आई एग्री, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इनफैक्ट आप देखें, हम पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के अटैक्स लीडर्स पे होते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की एक पूरी तारीख मौजूद है, वॉर ऑन टेरर की पीक के ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, आज तक डिस्प्यूट है कि किसने करवाया, क्राइम सीन पे क्या हुआ, किताबें भी लिखी गई, यू हैड फुल डिस्कशंस ऑन दिस, आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस, बट वो तरह उस तरह की क्लैरिटी आपको कभी इन जैसे केसेस में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी। बट अगेन वायलेंस इस तरह का बलूचिस्तान में हमें फिर नज़र आ रहा है बढ़ता हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगेन देयर सीम्स टू बी नो एंड इन साइट टू सॉल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कॉजिंग दिस इशू। यार, इज अ बिग हिस्ट्री ऑफ दिस। एएनपी की लीडरशिप इतनी टारगेट हुई है, बलूचिस्तान में इतने पॉलिटिशियंस टारगेट हुए हैं, सिंध में नेशनलिस्ट इतने टारगेट हुए हैं, पीटीएम के लीडर्स को मर्डर किया गया है। वही जब ऑफिशियल खबर आती है, अब देखिए बेनजीर की डेथ पे कितना सक्सेसफुली उन्होंने नेशनल प्रोपेगेंडा कर दिया। एक्चुअली तो जरदारी ने मारा है। अब जो बच्चा बच्चा है वो ये बिलीव करता है आज तक कि लोग, तो मैं बैठता हूँ लोगों से, जब ये इशू की बात कभी गलती से छेड़ जाती है तो ज़्यादातर लोग यही अभी भी बिलीव करते हैं कि जरदारी का हाथ था इसमें। सो ये कितना कन्वीनियंट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है ना, कि आप पूरे मुल्क को आ, उसी पे इल्जाम लगा दो। अच्छा, मुर्तजा भुट्टो को बेनजीर ने मारा है, बेनजीर को जरदारी ने मारा है। अजीब कोई मूवी चल रही है तो शाहनवाज को किसने मारा, जुल्फिकार जी भुट्टो को किसने मारा। मुर्तजा ने तो मारा शाहनवाज को। हाँ, तो बस ये गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है, सब भाई बहन एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, कभी नहीं पता चलता। इमरान खान पे भी जब गोली लगी कि जो ये रैली अजान के टाइम रैली में म्यूजिक चला रहे थे, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगता कि यार इस बात के ऊपर कोई रैंडम इंसान गोली चला देगा।
तो या ये चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें कभी नहीं पता चलेगा। ओवन बेनेट जोन्स की बुक में बड़ी अच्छी डिटेल्स हैं अबाउट बेनजीर मर्डर, इफ पीपल आर इंटरेस्टेड। उजैर, एससीओ की बड़ी अच्छी टिकटॉक्स आ रहे हैं, शहबाज शरीफ सडनली बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्या चल रहा है भाई? एससीओ जो है वो एक जो है चाइना की पार्टी थी, और चाइना ने अपने करीबी दोस्तों को और कुछ राइवल्स को जिनसे अब दोस्ती का समा एक बार फिर बन रहा है, उनको दावत दी। एक ही आई सफ थिंक में खड़े हो गए शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है वो उन्होंने हाथ भी मिलाया, तीनों ने, शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी ने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअल्स थी आई थिंक। ऑब्वियसली चाइना अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, एक ऐसे वक्त पे जहां अमेरिका जो है वो अपना ही बनाया हुआ निज़ाम जो है उसे तबाह बर्बाद करने पे तुला हुआ है फॉर इट्स ओन रीजंस। तो चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जी हम प्रिडिक्टेबल पावर हैं, हमारा एक पोजीशन है, ट्रेड, मल्टीपोलैरिटी सबके लिए जो है वो जगह होनी चाहिए सिस्टम में। मेरे लिए दो या तीन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स एससीओ की जो थी शहजाद बियॉन्ड द विजुअल्स, वो ये थी कि रूस और चीन ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर एन ऑयल पाइपलाइन, जिससे जो है रूस और चीन की इकोनॉमीज और भी करीब आएंगी इन टर्म्स ऑफ रशिया प्रोवाइडिंग एनर्जी टू चाइना, और उससे ऑब्वियसली चाइना की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा का पोटेंशियल बढ़ेगा। एक ये थी। दूसरी थी कि पाकिस्तान ने साइडलाइंस पे मीटिंग्स की हैं ईरानियंस के साथ, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद थे, उनकी भी एक तस्वीर आई कि वो गुफ्तगू कर रहे थे ईरानी लीडरशिप के साथ। तो ईरान, पाकिस्तान और शायद अमेरिका की क्या खिचड़ी पक रही है या क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये एक स्पेक्यूलेटिव एरिया है क्योंकि इस पर रिपोर्टिंग इतनी है नहीं। लेकिन जो विजुअल्स हैं उससे हम ये स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ की रोल इन इन सम लेवल ऑफ कॉन्वर्जेशन विद द इरानियंस, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और तीसरी जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि एससीओ के बाद जो परेड हुआ मिलिट्री, उस पे जो चीन ने अपने हथियार, अपनी कैपेबिलिटीज और जो दिखाई हैं, वो एक तरह से प्रोपागेंडा करने के लिए बोथ टू डोमेस्टिक ऑडियंसेस एंड इंटरनेशनल ऑडियंसेस के वी हैव अराइव्ड एज अ ग्रेट पावर, और जो कैपेबिलिटीज हैं हमारी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके अंदर उन्होंने जो अपना न्यूक्लियर ट्रायड दिखाया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। सो बियॉन्ड द विजुअल्स देयर वाज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस देयर, एंड जियोपॉलिटिकली ये तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। शहबाज शरीफ ने डील भी अनाउंस की है कि चाइना जो है बिलियंस पाकिस्तान में लगा रहा है, तो ओवरऑल बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान। आई थिंक एमओयूज हैं, अग्रीमेंट्स हैं। आई थिंक जो चीन के साथ रिलेशनशिप है उसका सबसे बड़ा इशू अभी भी जो अटका हुआ है वो चाइनीज़ आईपीपीस की जो पेमेंट्स हैं वो फंसी हुई हैं काफ़ी सालों से, उसकी रिपैट्रिएशन आई थिंक इज़ प्रायोरिटी नंबर वन। और जब तक वो नहीं होगी, वो जो कॉन्फिडेंस है वो उस तरह नहीं आएगा। आई थिंक उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल भी आ रहा है कि जो की प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड टू रिकोडेक, माइनिंग एक्सेट्रा, उस पे वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज किया जाए। तो आप देख रहे हैं ईडीबी भी पैसे डाल रहा है, आईएफसी डाल रहा है, डीएफसी जो अमेरिका की फंडिंग कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से भी बातचीत हो रही है। तो आई थिंक पाकिस्तान वांट्स टू डू मोर बिजनेस विद चाइना, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक तरह से ये क्लियर सिग्नल आ चुका है कि ओवर बैलेंस हो गया था चाइनीज़ की तरफ, और उसे करेक्ट भी करना ज़रूरी है। तो एमओयूज हैं, आई डोंट सी देम एज बीइंग सुपर सुपर क्रिटिकल, बट ठीक है, अच्छी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ये होगा कि आने वाले महीनों में जो चाइनीज़ आईपीपीस के पैसे रुके हुए हैं और जो आईपीपीस की रीनेगोशिएशन की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है वो किस तरह मैनेज होती है। अगर वो मैनेज हो गई तो यू विल सी सम मोर मूवमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। है ही नहीं साढ़े कोल, देंगे हम उनको। पुतिन और शहबाज शरीफ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो ये जब पीटीवी पे एयर हो रहा होगा तो कोई तो अडियाला में सोच रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। बिल्कुल, अब देखें कि मल्टीपोलैरिटी ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें करते हैं, दो दो दफ़ा अमेरिका आते हैं समर के अंदर हाई लेवल मुलाकातों के लिए। हम्म। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं, और फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ईरानियों से भी मिल रहे हैं। तो हर जगह से, और चाइनीज से तो वैसे ही साਡਾ यार है। तो हाँ। आप देखें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी एक तरह से आपको नज़र आ रही है कि तमाम बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ मुलाकातें कर रही हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग दो और चीज़ें शहजाद इस हफ्ते हुई डोमेस्टिक पाकिस्तान फ्रंट पे। एक तो ये कि तुर्की की तरफ से
एयरफोर्स की एक क्लास आई है पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए पहली दफ़ा। ISPR ने उसका डिस्क्लोजर भी किया। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि टर्की, नेटो एलाई, is हम्म। sending its air forcemen to collaborate and learn from the Pakistan Air Force। और उससे 2-3 हफ्ते पहले ये था कि सीरिया की एक डेलीगेशन आई हुई थी, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलिट्री लेवल पे कोलैबोरेट करेगी। तो नई जो हुकूमत है शाम के अंदर, उसमें तुर्की के भी इंटरेस्ट्स हैं, सऊदी अरेबिया के भी इंटरेस्ट्स हैं। और उन दोनों का एक तरह से जो इत्तेफाक हुआ है वो ये कि फ़ौज की रिकैलिब्रेशन की तरफ पाकिस्तान के साथ काम किया जाए। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं कि नेटो एलाई और शाम हम्म। और सऊदी अरेबिया जो है वो भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। और है औरंगजेब का, आई थिंक औरंगजेब तो अब यूं चलते होंगे ना एयरफोर्स में के, जलवा है हमारा यहाँ। सीरिया एग्जैक्टली। में अभी बॉम्ब साइट्स पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उधर यूरेनियम भी मिला है। तो मोस्ट लाइकली इसराइल ने जो बॉम्बिंग की थी सीरिया की, उसमें उन्होंने न्यूक्लियर भी इस्तेमाल किया था। वो ऑब्वियसली नॉट पॉइंट व्हाट वी थिंक ऑफ हिरोशिमा नागासाकी स्मॉल स्केल पर। तो या कितना ही बुरा इसराइल को बोल सकते हैं, एवरी डे इज न्यू लो फॉर देम। और एक एंड इंटरेस्टिंग इसराइल के उस पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि उन्होंने अप्रूव किया है कि हम जो हैं वो एनेक्स करेंगे और ज़्यादा ज़मीन वेस्ट बैंक के अंदर। तो बेसिकली अगर वो एनेक्सेशन हो गई तो फ़लस्तीनी रियासत, तो जो ढांचा बचा भी है वो भी नहीं बचेगा। तो एमिरेट्स ने बड़ा क्लियरली सिग्नल किया कि दिस वुड बी अ रेड लाइन दैट वुड बी क्रॉस्ड। और बैकरूम डिप्लोमेसी चल रही है। MBZ MBS ने ट्रम्प इंतज़ामिया को भी ये मैसेज पास किया है, तेल अवीव को भी ये मैसेज पास किया है कि इस तरफ आप अगर जाएंगे तो फिर आप जो है वो जो पूरा रीजनल फ्रेमवर्क है जो इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 के अंडर आना था, उसको आप भूल जाएं। तो फॉर नाउ एटलीस्ट मेरी 2-3 लोगों से यहाँ DC में बात हुई तो रिकंसिडर किया जा रहा है। इजरायली हुकूमत का मसला अपना ये है कि वो इतने रेडिकल लोगों के साथ कोalition बना चुके हैं इस वक्त कि अगर वो उनको नहीं देंगे ये एनेक्सेशन तो हुकूमत ही टूट जाएगी। और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक चीज़ पे गारंटी हम ले सकते हैं इसराइल के अंदर, वो ये कि नेतन्याहू जो है वो पावर देने के लिए राज़ी नहीं है। तो ही विल ऑलवेज चूज द डेविल ऑफ पावर over anything else. And I think we're at an interesting point, but टू मी इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि अमीरातियों की तरफ से इतना क्लियर पब्लिक सिग्नलिंग की गई कि ये काम अगर हुआ तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। आई डोंट थिंक इमारातियों ने स्पाइन उगा ली है, ना मुझे लगता है कि उनमें दिल आ गया है। आई थिंक जॉर्डन हैज यूज्ड द वेस्ट बैंक एज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बफर बिटवीन इजराइल। तो खौफ वही है कि यार बिल्कुल ही अगर आ गए तो देन नेक्स्ट जॉर्डन इज राइट देयर एंड देन वेयर एट रिस्क। सो दैट पोटेंशियल ऑलवेज स्टेज। तो वो वेस्ट बैंक को जॉर्डन स्पेशली एक बफर की तरह यूज करता है। उधर टाइम बहुत ही हमने ले लिया, तो एक जरा खबरनामा चला दें। खबरें बहुत बहुत जगह ये आई हैं कि क्रिप्टो लीगलाइज हो गया है, बड़े जो न्यूज पेजेस येलो हाइलाइटर वाले हैं। बट इफ व्हाट द एक्चुअल न्यूज इज कि एक लीगल फ्रेमवर्क अभी बन रहा है, अभी खुली लीगलाइजेशन नहीं हुई। एग्जैक्टली, एंड क्लियर सिग्नल है स्टेट बैंक की तरफ से कि इस पे काम अगर होगा और पॉलिसी और लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी अपडेट्स ज़रूरी हैं, उसके बगैर वो लीगलाइज कर नहीं सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज अब्बू ने कह दिया जाओ पार्टी करो, हो गई पार्टी। नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज, लिमिट्स, अदर रेगुलेशंस इन द रूल बुक दैट हैव टू बी डन। तो उन्होंने जो ये पूरी स्टोरी जो चली वो एक ब्रीफिंग जो सेनेट के अंदर मेरे ख्याल में सेनेटर मांडवीवाला को दी गई थी या किसी और सेनेटर को दी गई थी, आई माइट बी गेटिंग द नेम्स रॉन्ग, कि बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक रिव्यू चल रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कानून के ऊपर पार्लियामान के अंदर। तो उसकी गुफ्तगू थी और उन्होंने बताया स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने कि ये काम हो रहा है और अगर ये लेजिस्लेशन पास होगी तो अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स विल बी इनेबल्ड। कोई जो है इसकी नोटिफिकेशन इस वक्त नहीं आई है, इस वक्त कोई लीगलाइज नहीं हुआ है। फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है, जब वो कानून बनेगा और फ्रेमवर्क अमेंड हो जाएगा देन इट विल बी अलाउड, और फिर हमें पता चलेगा कि उसके कॉन्टूर्स क्या हैं। फॉर द टाइम बीइंग इस पे 3-4 महीने से काम चल रहा है। दूसरा, डकी भाई की जो रिमांड है वो 5 सितंबर तक जा चुकी है। उनके लॉयर ने बोला कि भाई अगर मर्डर भी कर दें, मर्डर अक्यूज की 14 दिन की रिमांड होती है, 15 दिन हो जाएंगे। किस बात पे आपने रखा हुआ है? व्हाट इट सीम्स लाइक इज अ शेक डाउन। दूसरा, अभी
अतर मिनुल्लाह कराची आए हुए थे, उन्होंने कराची बार एसोसिएशन से खिताब भी किया। उसमें उन्होंने बोला कि हाइब्रिड रेजिम जो है ये एक वो है, सॉर्ट ऑफ ओवर्ट एडमिशन के मिलिट्री रूल ही है। तो उस पे ख्वाजा आसिफ ने अच्छा उनको याद कराया कि मुशर्रफ के अंडर तो आप मिनिस्टर थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह। तो ये पाकिस्तान में दीज थिंग्स आर ऑलवेज इन अ जैसे फ्लक्स। सत्तार, बाबा सत्तार ने पूरी एक चार्जशीट भी दी है अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ इस्लामाबाद हाई जस्टिस। कोर्ट की। या सो मसला भी चल रहा है। या तो आई थिंक ये जो हमने पिछले कुछ सालों में जुडिशरी में एक क्लियर गड़े देखे हैं, ब्रेक देखा है, कॉन्फ्लिक्ट देखा है, ये उसी की एक एक्सटेंशन है। ऑब्वियसली जो जुडिशरी का हाल हो गया है उसके तो हम सब खिलाफ हैं, बट एवरीबडी हैज डीमंस इन देयर क्लोजेट्स एज वेल। दूसरा टॉयलेट गेट, उज़ैर आपने फॉलो किया ऑनलाइन? वो जो तस्वीर लगाई गई थी चीफ मिनिस्टर शरीफ साहिबा मरियम ने। मरियम मरियम नवाज ने तस्वीर डाली कि ये टॉयलेट्स आ गए हैं। वो जो है तस्वीर वो प्रोटोटाइप की थी। अ, लोगों ने बोला इस पे तो 2023 डेट है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। फिर लोगों ने जाके वीडियोस बनाई तो पता चला वाकई वो मॉडल टॉयलेट्स आ चुके हैं। चिन्यूट में वीडियोस भी बनाई गई उनकी, हर जगह पोस्ट किए गए कि भाई ये आ चुके हैं। अगेन हमें भी लास्ट वीक बहुत ज्यादा गालियां पड़ी इस बात के ऊपर, बट लेट्स अप्रिशिएट द गुड वर्क दैट इज बीइंग डन। दूसरा, पार्क व्यू सिटी पे के फेवर में आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे होंगे। कोमल शाहिद हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे भी आए थे ये लोग, अप्रोच किया था कि आप पैसे लें और कैंपेन के करें हमारी। तो इट सीम्स लाइक के सेविंग फेस के लिए बहुत ज्यादा पार्क व्यू ने सोशल मीडिया पे फ्लड करना शुरू कर दिया है अपनी प्रो बातें। लास्टली, पार्क व्यू की तो बेस्ट वीडियो ये थी, वेरी क्विकली, वो किसी ने ड्रोन उड़ा के दिखा दिया था कि कितना पार्क व्यू डूबा हुआ है। तो इट्स देयर ऑन द इंटरनेट फॉर एनीवन टू सी के कितनी कितनी अच्छी डेवलपमेंट थी। यार आई उनकी जो एक कोई इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर नबिया आई बिलीव उनका नाम है, उन्होंने बड़ा शोर किया था। उनकी कुछ बातें जो है ना वो झूठ, आई डोंट नो अगर साबित हो गई हैं या दूसरी साइड एटलीस्ट कह रही है झूठ है। जैसे उन्होंने बोला कि मैंने लाइफ सेविंग से घर खरीदा था, फिर पता चला रेंट पर है। फिर कुछ और उनके मसले मसाइल थे। तो शी इज बिकम एन इजी टारगेट, लाइक वो एक अच्छी स्ट्रॉ मैन बन गई हैं जिसको तोड़कर पाक व्यू ये साबित करना चाह रहे हैं कि सारा जो हमारे खिलाफ किया गया है वो प्रोपेगेंडा है। या डन उजैर। आई थिंक वीव कवर्ड एवरीथिंग इस हफ्ते। यही सब है। अगर आप टेनिस देखते हैं तो आज सेमीफाइनल्स हैं यूएस ओपन के, और संडे को फाइनल है। मे बी नोवाक हैज इट इन हिम टू लिफ्ट द ट्रॉफी अगेन, तो लेट्स सी। बट मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा कि जोकोविच इस उम्र में भी जो है वो is still punching way above what I anticipated in terms of where he would be, which is amazing to see as in terms of his athletic capabilities. हमने सेगमेंट्स करना छोड़ दिया है, पर अगर हमारा absurd ऑफ द वीक होता तो वो वही होता जो जियो ने कमाल तरीन क्लिप चलाई है। अगर मैं पीटीआई वाला होता तो बोलता पहली दफा जियो ने सच भी बोल दिया है। एक पंच, एक एक ये पंच। एब्सर्ड था। एक ये एब्सर्ड था, और दूसरा एब्सर्ड था वो इंडिया में किसी ने इंटरव्यू लिया एक शख्स का, तो ओहो, वो अजीबोगरीब अंग्रेजी में बात उमर करने अकमल। लगे। समझ नहीं आ रहा कि वो कह क्या रहा है। फ्लड्स विल तो बी इन हमारी द दोस्त हैं हिमाचल प्रदेश नुक्ता की, रेनफॉल फ्लड, हिमाचल प्रदेश रेनफॉल फ्लड। ये हाँ जब आप हमारी पढ़ेंगे दोस्त है अंबर शमसी नुक्ता की एडिटर। हम्म, तो उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसी बात करती हूँ जब कोई कहे पंजाबी में बात कर रहा हो। तो मेरे साथ मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं ऐसी बात करूंगा, कोई कहेगा मेहंदी में बात करो तो मैं भी ऐसा ही कुछ बोलने लग जाऊंगा। जिन लोगों से मिस हो गया है जियो पे एयर हुआ कि हर साल सानू ही देते हो, which for people who don't know Punjabi, it means you us every year। आप समझ ही जाए, जो पंजाबी में नहीं समझे होंगे अंग्रेजी अक्लमंद में भी के नहीं लिए समझे इशारा होंगे। काफी है। बाकी हम अपने दोस्तों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, हमारे दोस्तों के खिलाफ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। पाकिस्तान की मायनाज रिपोर्टर, उनके खिलाफ जुल्म किया गया है। भाई भाई चैनल बंद कर दिया गया है। भाई भाई चैनल जिसकी रिपोर्टिंग का मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। बीबीसी ने बोला कि ये हमारे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहे हैं, इनको बंद किया जाए। बीबीसी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी भाई भाई चैनल की है। भाई भाई चैनल को रीइंस्टेट किया जाए। भाई भाई चैनल, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके भाई भाई हैं।
ये वाली क्लिप हम क्लिप बना के जो है हमारे जो बीबीसी में दोस्त हैं काम करते हैं उन्हें भेजें। भेजेंगे कि हम आपके खिलाफ हैं। आपकी जो इसराइल फलस्तीन में रिपोर्टिंग थी बीबीसी, अब आपकी क्रेडिबिलिटी कम है, भाई भाई चैनल की ज्यादा है। पर्सनली आई डोंट नो दैट व्हाट्स योर टेक, बट आई लाइक दिस फैक्ट, पीपल हु रिपोर्ट हैव सर्टेन पर्सनालिटी। हमने ना एक बिल्कुल मॉडल बना दिया है कि कहीं भी आप रिपोर्ट करो तो अस्सलाम वालेकुम, 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान। यू गेट बोर्ड ऑफ दैट यार, यू नीड सम I think कैरेक्टर। you get bored. Plus, the world has changed, right? Like in the podcasting space, in other news media space now, लोग सुनने खबर तो आते हैं लेकिन personality के साथ सुनने यस। आते हैं. And that's important. And I think if you stay rigid, they won't keep coming back. मैं अभी जा रहा हूँ लाहौर, मैं ढूंढता हूँ अगर भाई भाई चैनल की वो जो रिपोर्टर है, उनका नाम उनको नहीं पता लाएं मुझे, पॉडकास्ट पे. उनके साथ मैं अब एक पॉडकास्ट करूंगा। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। See टेक you next केयर। week. बाय, स्टे सेफ। Stay safe.